हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह और आज मैं यहाँ पर आपको इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जो 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव 1969, वो चुनाव जो था वो अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर हुआ था। अब ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है और किस आधार पर यह चुनाव लड़ा गया था और क्या ऐसी कंडीशन इस चुनाव में पैदा हो गई थी जो कि कांग्रेस की प्रेस्टीज का सवाल हो गई थी। इनफैक्ट दिस इलेक्शन वाज रियली अ बिग चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी एंड फॉर कांग्रेस। हुआ ये था कि 1969 का जो इलेक्शन हुआ उसी में कांग्रेस का रिस्टोरेशन हुआ, यानी कि कांग्रेस भी दो भागों में टूट गई। ये आप एक नाम देख रहे होंगे, निजलिंगप्पा। एक्चुअली निजलिंगप्पा उस समय पर जो कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट थे और जो इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस की तरफ से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर। और जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि उप प्रधानमंत्री थे, उनका नाम मोरारजी देसाई था। उस समय पर मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के वित्त मंत्री भी थे। अब एक्चुअली हुआ क्या था, मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं आपको, जिनमें एक नाम है कामराज का, दूसरा नाम है निजलिंगप्पा का, तीसरा नाम है इंदिरा गांधी का। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। उसके बाद नाम है जगजीवन राम का, इसके बाद नाम है नीलम संजीव रेड्डी का, इसके बाद नाम है मोरारजी देसाई का, इसके बाद नाम है वीवी गिरी का, और एक और नाम था जिनका नाम था जाकिर हुसैन। एक्चुअली 1969 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन की सडन डेथ के बाद में जो प्रेसिडेंट की सीट थी वो वैकेंट हो गई और उस सीट पर कौन काम करे, ये एक बड़ा चुनौती भरा काम था कि भाई इस पर इलेक्शन के बाद कौन चुनकर आए। तो इसके लिए उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो थे वो जाकिर हुसैन की जगह पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे, क्योंकि इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही कहा है कि अगर किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उस सीट के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। तो 1969 में जाकिर हुसैन की सडन डेथ के बाद में राष्ट्रपति चुनाव का जो माहौल बना, उस टाइम पर कांग्रेस में दो गुट चल रहे थे। यानी कि कामराज ये कांग्रेस के एक पुराने प्रेसिडेंट थे, लेकिन किसी असेंबली इलेक्शन में हार के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी कमेटी की तरफ से कामराज को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया और उसके बाद जो निजलिंगप्पा थे वो उस समय पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1969 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट निजलिंगप्पा थे और कांग्रेस की तरफ से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थी। अच्छा, जो निजलिंगप्पा और जो कामराज थे ये एक ग्रुप था जिसको सिंडिकेट ग्रुप बोला जाता है, जो कि सदर्न इंडिया से था। तो सदर्न इंडिया के सिंडिकेट ग्रुप और इंदिरा गांधी में कुछ कंफ्लिक्ट चल रहे थे, लेकिन जब 1969 का इलेक्शन आया तो उस इलेक्शन में इस कंफ्लिक्ट की जो राइवलरी थी ना वो एकदम क्लियर हो गई, मतलब क्लियरली विजिबल होने लगी। और इस टाइम पर जो निजलिंगप्पा थे इन्होंने अपने तरफ से, मतलब कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑफिशियली जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया वो डिक्लेयर किया नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी उस समय पर लोकसभा के स्पीकर भी थे। तो निजलिंगप्पा यानी कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑफिशियली नीलम संजीव रेड्डी को कैंडिडेट बनाया गया प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन यह बात इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जगजीवन राम का जो नाम था वो प्रपोजल किया इंदिरा गांधी ने, मतलब इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट बनाया जगजीवन राम को और निजलिंगप्पा ने कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो कैंडिडेट बनाया वो नीलम संजीव रेड्डी को बनाया। लेकिन इस प्रपोजल में जो इंदिरा गांधी का प्रस्ताव था वो 2 के मुकाबले 4 वोट से गिर गया, यानी कि इस प्रपोजल में इंदिरा गांधी की डिफीट हो गई। अब इंदिरा गांधी जो एक प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनकी हार हो जाना पूरी कांग्रेस के लिए एक मतलब कह सकते हैं एक शॉकिंग न्यूज थी। तो जो कामराज जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनके मन में अब कह नहीं सकते सिंपैथी थी या ये उनका एक चाल थी। उन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी के सम्मान के लिए ये कहा कि भाई इंदिरा गांधी का सम्मान करने के लिए वो हार गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंदिरा गांधी को ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इनका नाम प्रस्तावित करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी इस बात को समझ गई, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि प्रेसिडेंट जो है एक तरह से स्टाम्प है और वो हमारी जो पॉलिटिक्स से बाहर रहता। तो इंदिरा गांधी समझ गई कि हमें पॉलिटिक्स से आउट करने के लिए, पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए हमारा नाम प्रपोजल के लिए रखा गया है। और
जो के कामराज का नाम था, जो के कामराज थे, उन्होंने जो नीलम संजीव रेड्डी का नाम रखा था, ये उस समय पर इसमें जीत गए। अब हुआ क्या कि इंदिरा गांधी उसी समय पर दिल्ली लौटने के बाद वापस उन्होंने कोशिश की कि वो वीवी गिरी का नाम प्रस्तावित करें, क्योंकि उस समय पर ये उपराष्ट्रपति थे। अभी उपराष्ट्रपति के पद पर वीवी गिरी रहते हुए इन्होंने चुनाव के लिए इस पद को इस्तीफा दे दिया। तो जो क्या नाम था, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने वीवी गिरी का नाम अपनी तरफ से प्रस्तावित किया, यानी कि जो वीवी गिरी है ये किसकी तरफ से आए, ये इंदिरा गांधी की तरफ से आए। और जो के कामराज हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सिंडिकेट ग्रुप, या जो निजलिंगप्पा थे, इनकी तरफ से जो नाम प्रपोजल दिया गया, वो नाम प्रपोजल दिया गया था एनएस रेड्डी का। अच्छा, एनएस रेड्डी के नाम से पहले भी कामराज ने कोशिश की थी कि मोरारजी देसाई का नाम प्रपोजल में रखें, क्योंकि उस समय पर मोरारजी देसाई जो थे इस गवर्नमेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और उस समय पर उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन मोरारजी देसाई तो ऐसे निर्णय थे जिनकी वजह से मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के अपोज में भी रहते थे। एक्चुअली अगर मोरारजी देसाई प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आ जाते तो मोरारजी देसाई सरकार से बाहर हो जाते। उस समय पर 1969 में इंदिरा गांधी ने दो बहुत गलत निर्णय ले लिए थे, जिनमें से एक निर्णय जो था वो ये था कि जितनी भी 14 जो लीडिंग प्राइवेट बैंक थी उनका नेशनलाइजेशन करना। तो इन्होंने 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक का नेशनलाइजेशन करने का प्रस्ताव रखा था, किसने, इंदिरा गांधी ने। और इन्होंने क्या था, एक प्रिवी पर्स नाम की एक पॉलिसी थी जिसको भी एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये प्रिवी पॉलिसी क्या थी, इसका मतलब था कि कुछ ऐसे प्रिविलेज थे, जो विशेषाधिकार थे, जो कि उस समय प्रिंस को दिए जाते थे, तो ये पॉलिसी भी इन्होंने खत्म कर दी थी। तो इसकी इन दो चीजों की वजह से जो मोरारजी देसाई थे वो इनके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे। तो मोरारजी देसाई ने कामराज से कहा कि अगर आप मुझे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लेकर आएंगे तो मुझे सरकार से बाहर होना पड़ेगा, और अगर मैं सरकार से बाहर हो गया तो जो नेशनलाइजेशन है बैंक का वो हो जाएगा, यानी कि उस प्रपोजल को ये पास करवा लेंगे इंदिरा गांधी, तो इस देश की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो सरकार से बाहर ना हो इसके लिए मोरारजी देसाई ने अपने नाम का प्रपोजल कैंसिल करवा दिया। तब नीलम संजीव रेड्डी को फाइनल ही रखा गया। अब चुनाव में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वीवी गिरी इंदिरा गांधी की तरफ से थे और जो एनएस रेड्डी थे वो निजलिंगप्पा की तरफ से थे, और विपक्ष की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतारा गया था, उनका नाम था सीडी देशमुख। तो अब प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये लोग थे, वीवी गिरी, एनएस रेड्डी और सीडी देशमुख। वीवी गिरी जो थे इंदिरा गांधी की तरफ से। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से ये कहा था कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़िए, लेकिन आप निर्दलीय लड़िए, मतलब आप किसी पार्टी से मत लड़िए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वीवी गिरी उस समय पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। एनएस रेड्डी जो थे वो ऑफिशियली कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मतलब ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, और जो सीडी देशमुख थे ये विपक्ष की तरफ से लड़ रहे थे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। देखिए, जो हमारे निजलिंगप्पा थे उन्होंने एक व्हिप पास कर दिया। एक्चुअली व्हिप में इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एमएलए एमपीज थे कांग्रेस के और जो बाहर के भी एमएलए एमपीज से थे, उन सबसे ये कहा कि आप कोशिश करिए कि अपना वोट आप एनएस रेड्डी को दें। देखिए, इन्होंने कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कांग्रेस के एमएलए और एमपी से ये कहा कि आप सभी लोग एनएस रेड्डी को अपना वोट करेंगे। और जो ये तो विपक्ष की पार्टी के पास भी गए और विपक्ष से ये कहा कि अगर आपकी पहली प्रायोरिटी आपका खुद का कैंडिडेट है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर दूसरे कैंडिडेट के बारे में वोट करने के लिए सोचते हैं तो आप वीवी गिरी को न करिए, आप एनएस रेड्डी को करिए। तो इन्होंने एक व्हिप जारी कर दिया। अब ये व्हिप क्या होता है? एक्चुअली व्हिप एक ऐसा प्रपोजल होता है जो अपनी पार्टी के संसदीय दल की तरफ से जारी किया जाता है पार्टी के नेताओं को कि वो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें। लेकिन व्हिप कभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, तो ये एक तरह से गैरकानूनी काम हो गया। तो ये चीज जो थी वो कांग्रेस की तरफ से गलत हो गई। अब जो इंदिरा गांधी थी, इन्होंने कभी ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं किया, और इन्होंने क्या किया कि 15 अगस्त 1969 को जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक संबोधन होता है लाल किले पर, उस 15 अगस्त 1969 को पीएम इंदिरा गांधी ने लाल किले की दीवार से कहा कि जितने भी एमएलए और एमपी हैं, अब आप इस बात को सुनिए, यहां पर इस पूरे कंसेप्ट का कहते हैं क्रक्स है, सार है। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1969 को लाल किले की दीवार से सभी एमएलए एमपी से कहा
कि आप लोग ये ना सोचें कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, ये विपक्ष का कैंडिडेट है, या ये निर्दलीय कैंडिडेट है, इसके हिसाब से नहीं सोचें। आप लोग स्वतंत्र हैं अपने अंतःकरण की आवाज के आधार पर वोट करने के लिए। अंतःकरण का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, मतलब अंतःकरण का अगर स्वतंत्रता आपको है तो इसका मतलब है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपकी खुद की सोच है। तो देखिए इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरफ से इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी कितना टेक्निकल पॉइंट इन्होंने यूज किया। इन्होंने कहा कि आप लोग ये मत सोचिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट आप इनको वोट करिए, आप मत सोचिए विपक्ष के, आप मत सोचिए निर्दलीय हैं, आप ये सोचिए कि आप किसको वोट करना चाहते हैं। अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करिए। और लोगों की जो सिंपैथी थी वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई थी। लोग बिना कुछ कहे इंदिरा गांधी का जो इंडिकेशन था वो समझ गए और इस चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई और एनएस रेड्डी की हार हुई। जब एनएस रेड्डी की हार हो गई, विपक्ष वाले का तो कोई रोल था ही नहीं उसमें, वो तो जीते ही नहीं, एनएस रेड्डी की हार हो गई। अब जब ये चुनाव चल रहा था तो इसमें जो पहले चरण की मतगणना थी उसमें एनएस रेड्डी आगे थे, जबकि पहले चरण की मतगणना में वीवी गिरी बहुत पीछे थे। लेकिन जब फाइनल डिक्लेयर हुआ रिजल्ट तो उसमें वीवी गिरी दूसरे चरण की मतगणना में आगे निकल गए, ये पीछे रह गए। तो इस तरह से वीवी गिरी जो कि इंदिरा गांधी के कैंडिडेट थे वो जीत गए। अब ये अंतःकरण का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि वो क्या चाहती हैं। उन्होंने निर्दलीय को सपोर्ट किया, यानी कि खुलकर नहीं कहा लेकिन कहा आप अपने अंतःकरण के लिए स्वतंत्र हैं। तो लोग समझ गए इशारा कि आप उचित और अनुचित अच्छा सोचकर आप विचार करिए कि आपको वोट किसको देना है। तो इसलिए कहा गया कि 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव था वो अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर हुआ था। तो ये है अंतःकरण का मतलब कि लोगों से इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप अपने अच्छे और बुरा समझते हैं, आप समझते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके आधार पर आप वोट करिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जब इसमें इंदिरा गांधी जीत गई और जो निजलिंगप्पा की तरफ से एनएस रेड्डी थे वो हार गए, तो फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया कांग्रेस में। वो चेंज क्या आया उसको आप देख लीजिए भाई। जब इस चुनाव में नतीजे निकल के आ गए और कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो था ऑफिशियली एनएस रेड्डी, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी इंडिया में, और वो हार गए और निर्दलीय वीवी गिरी जीत गए, तब उस टाइम पर कांग्रेस दो भागों में टूट गई। कांग्रेस दो भागों में टूट गई, जिसमें जो पहला भाग था वो जो इंदिरा गांधी की तरफ था उसको बोला गया कांग्रेस आर, यानी कि कांग्रेस रिक्वेसिशनिस्ट। और जो दूसरा भाग था वो चला गया कांग्रेस ओ में। और ये किसकी तरफ से थी? ये सिंडिकेट ग्रुप की तरफ चली गई। तो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में कांग्रेस डिवाइड हो गई। तो इस तरह से कांग्रेस का रिस्टोरेशन हो गया। और यही वजह थी कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव था वो बहुत इंटरेस्टिंग था उस टाइम पर, जिसने कि हमको ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के दो भाग, यानी कि दो, मतलब कह सकते हैं दो पड़ हो गए, कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस ओ का लिख लीजिए डिटेल, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से कांग्रेस के दो भाग हुए। ये था 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंडिया में, जिसने कि एक कांग्रेस के लिए नई चीज लाकर शुरू कर दी। तो इस इलेक्शन के बारे में आपको जानकर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। तो इस बात को हम यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट किसी भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उसको कमेंट में रखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको उसकी डिटेल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।